हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशंस अर्थात वंशागति और विविधता के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक जीवधारी किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर नश्वर अर्थात मरणशील होता है। एक निश्चित आयु के बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, परंतु प्रकृति में उस जाति के जीवों की संख्या कम नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी अपनी जैसी जननक्षम संतानें उत्पन्न कर सकता है और अपनी जैसी जननक्षम संतानें उत्पन्न करने की क्षमता ही रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन कहलाती है। और अपनी जैसी जननक्षम संतानें उत्पन्न करना अर्थात लाइक बिगेट्स लाइक, अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करना यानी लाइक बिगेट्स लाइक, अपनी जैसी संतानें। और जीवों के वे सब लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे किसी भी बच्चे को देख करके आप बता देते हैं कि यह फला की संतान होगी, क्योंकि उसके शरीर की लंबाई, उसके शरीर का रंग, आँखों का रंग काला है, भूरा है अथवा नीला है, बालों का कलर काला है अथवा भूरा है, बाल सीधे हैं अथवा घुघराले हैं, यह सभी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं। और जेनेटिक कैरेक्टर्स के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया ही आनुवंशिकता अर्थात वंशागति कहलाती है। यानी द process of transfer of genetic characters from one generation to the next generation is known as heredity or inheritance। परंतु जीवधारियों में कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो जन्म लेने के बाद आते हैं। ऐसे लक्षणों को उपार्जित लक्षण अर्थात एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। जैसे इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, मोटर मैकेनिक होना, कंप्यूटर इंजीनियर होना, टीचर होना, ये सभी उपार्जित लक्षण हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है, यह जीव के जन्म लेने के बाद उसमें आते हैं और उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनकी वंशागति होती है। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। प्रत्येक लक्षण यानी प्रत्येक जेनेटिक लक्षणों की वंशागति होती है, परंतु जो संतानें होती हैं वह परस्पर अथवा अपने जनकों से संरचनाओं में और कुछ विशेष गुणों में उनमें भिन्नता आ जाती है। इसी प्रक्रिया को वेरिएशन कहा जाता है अर्थात विविधता कहते हैं। विविधताएं दो तरह की होती हैं, सोमैटोजेनिक और ब्लास्टोजेनिक। जो सोमैटोजेनिक विविधताएं होती हैं यह कायिक विविधताएं हैं और सोमैटोजेनिक विविधताओं पर पालन पोषण, जलवायु, शिक्षा और ट्रेनिंग यानी अभ्यास का बहुत असर पड़ता है। यानी एक ही साथ जन्मे हुए दो जुड़वा बच्चों को यदि अलग अलग वातावरण में रखा जाए, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रखा जाए और उन्हें अलग तरह का पालन पोषण दिया जाए और उन्हें अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाए तो उनमें बहुत सारी विविधताएं आ जाती हैं। क्योंकि यह सोमैटोजेनिक विविधताएं होती हैं, इनका जीन से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इनकी वंशागति नहीं होती है। दूसरी जो विविधताएं हैं यह ब्लास्टोजेनिक विविधताएं होती हैं, जिसको जननिक विविधताएं कहते हैं। यह जन्मजात होती हैं, इनकी वंशागति होती है। और यह जो ब्लास्टोजेनिक विविधताएं हैं यह गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में जब अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है उस समय गुणसूत्रों की भुजाओं का विनिमय होता है, जिसके कारण उसमें उत्पन्न होने वाले प्रोटीन्स भिन्न हो जाती है, इसलिए संतानों में डेवलप होने वाले लक्षण भी भिन्न हो जाते हैं। अर्थात जो ब्लास्टोजेनिक विभिन्नताएं हैं उसका संबंध जीन्स के क्रॉसिंग ओवर से होता है। अब आइए हम लोग अध्ययन करें जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं, यानी जो आनुवंशिकी है किसे कहा जाता है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। यानी आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवंशिक लक्षणों, विभिन्नताओं
और आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया अर्थात आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जान मेंडल को कहा जाता है, यानी जो ग्रेगर जान मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ईसाई मत के पादरी थे। ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, इसलिए ग्रेगर जान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जान मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं, यानी आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 ईस्वी में किया था। ग्रेगर जान मेंडल यूरोप के ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ईसाई मत के पादरी थे। उस चर्च में बहुत सारे मटर के पौधे लगे थे और मेंडल चूंकि वैज्ञानिक प्रतिभा के धनी थे, इसलिए उन्होंने देखा कि ये जो मटर का पौधा है इसमें एक साथ बहुत सारी विभिन्नताएं हो जाती हैं, इसलिए मटर के पौधे का उन्होंने अपने संकरण यानी आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए पाइसम सेटाइवम अर्थात मटर के पौधे का प्रयोग किया। ग्रेगर जान मेंडल अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए उद्यान मटर अर्थात पाइसम सेटाइवम नामक पौधे का का चयन किए और लगातार 8 वर्षों तक सन 1856 से 1864 तक लगातार 8 वर्षों तक संकरण संबंधी बहुत सारे प्रयोग किए, यानी आनुवंशिकता के बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने अपने सिद्धांतों को सन 1866 ईस्वी में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून यानी ब्रून शहर से निकलने वाला एक जर्नल जिसमें वैज्ञानिकों के लेख छपते थे, जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसमें उन्होंने अपने आनुवंशिकता संबंधी लेख को छपवाया, परंतु दुर्भाग्यवश 34 वर्षों तक वैज्ञानिकों का ध्यान मेंडल के इस आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग पर नहीं गया। दुर्भाग्यवश इसी बीच ग्रेगर जान मेंडल की मृत्यु हो गई और इसके बाद यानी सन 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में उनके लेख छपने के 34 वर्षों बाद और मेंडल की मृत्यु के 14 वर्षों बाद सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों में अपने ढंग से आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग पुनः किए, अर्थात मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग की पुनर्खोज हुई। ये वैज्ञानिक थे जर्मनी में कार्ल कोरेंश, हॉलैंड में ह्यूगो डी व्रीज और ऑस्ट्रिया में एरिक वान सेरेमाक नामक वैज्ञानिकों ने मेंडल के प्रयोगों की पुनर्खोज की और उन्हें ठीक वैसे ही रिजल्ट प्राप्त हुए जैसा कि 34 वर्षों पहले ग्रेगर जान मेंडल को प्राप्त हो चुके थे। तो चूंकि ग्रेगर जान मेंडल यह प्रयोग पहले कर चुके थे, आनुवंशिकता संबंधी नियम दे चुके थे, इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों के सामूहिक प्रयास से जो सिद्धांत आया, आनुवंशिकता संबंधी सिद्धांत दिया गया, वह ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी सिद्धांत के नाम से प्रचलित हुआ। और इसीलिए ग्रेगर जान मेंडल के जो आनुवंशिकता संबंधी नियम हैं वह कुल 3 प्रकार के आनुवंशिकता संबंधी नियम हैं। उनके नाम हैं, जो मेंडल का प्रथम आनुवंशिकता संबंधी नियम यानी फर्स्ट मेंडेलियन लॉ है, उसका नाम है द लॉ ऑफ डोमिनेंट यानी प्रभाविता का नियम। दूसरा उनका जो नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स यानी पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल के उपरोक्त यह दोनों नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, यह एक गुण संकरण के नियम भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें परस्पर एक जोड़े विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण की क्रिया कराई गई थी। और जो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स है
जो मेंडेलियन का थर्ड लॉ है वह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और यह जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है यह द्विगुण संकरण का नियम भी यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहलाता है, क्योंकि इसमें दो परस्पर विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके प्रयोग किया गया था, संकरण की क्रिया कराई गई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स में कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो बार बार उपयोग में आते हैं। इसके संबंध में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।